नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम शाम के साथ आज की बात में। आज का हमारा विषय है साहित्यिक। और साहित्य एक बड़ा क्षेत्र है और इतना बड़ा क्षेत्र है कि जिसके विषय में अगर हमें चर्चा करना है तो शुरू से अंत तक पहुंचने में शायद एक व्यक्ति का पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास आज साहित्यिक गुरु हैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी, जो महर्षि दयानंद कॉलेज परेल के हिंदी के विभाग अध्यक्ष हैं। और आज हम उनसे अच्छी अच्छी साहित्यिक चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मिश्र जी, नमस्कार। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि साहित्य विषय उठा है और आप लोग साहित्य विषय के या साहित्य के क्षेत्र के प्रकांड विद्वान कहे जाते हैं, तो सबसे पहले तो एक आम जनमानस के लिए साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या कह सकते हैं? अगर निकालना होगा शाब्दिक अर्थ तो साहित्य को हम कहाँ तक समेट सकते हैं? मिश्र जी, जहाँ तक साहित्य की बात है तो सीधे सीधे आप उस शब्द की संधि कर दीजिए। साहित्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है साहित्य, जो साहित्य शब्द है, साहित्य से साहित्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए संस्कृत में अगर इसकी व्याख्या की जाए तो साहित्येन भाव सह साहित्यम। अच्छा, जो हित के भावों से भरा हुआ हो उसे साहित्य कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा और उसको डिफाइन करते हैं कि साहित्य में यत प्रत्यय लगा करके साहित्य शब्द बना है। और जहां तक साहित्य की बात होती है तो साहित्य का प्रयोग हमारे यहाँ 4 रूपों में होता है। अच्छा, भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जिसको आप साहित्य कह रहे हो, दरअसल हमारे यहाँ इसको काव्य शास्त्र काव्य कहा गया है, क्योंकि ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से शुरू होता है। अच्छा, और पाश्चात्य में इसके लिए लिटरेचर, तो लिटरेचर के पर्याय के रूप में हम साहित्य को जानते हैं। तो जैसा आपने कहा कि साहित्य शब्द का जब प्रयोग होता है तो वो 4 रूपों में मिलता है। तो पहला रूप इसका होता है शब्द और अर्थ का संभाव। अच्छा, ठीक है, जिसमें जो शब्द सौंदर्य हो, नाद सौंदर्य हो, अर्थ सौंदर्य। दूसरा हितकारक रचना, साहित्येन भाव स साहित्य, मतलब जो रचना हमारा हित करने में समर्थ हो, जो रचना हमारे हित साधन का माध्यम हो, जिस रचना से हमारा हित सिद्ध हो, वो साहित्य। इसका मैं बीच में एक सवाल, इसका मतलब तो ये है कि निरर्थक रचनाओं को साहित्य के दर्जा नहीं दिया जा सकता? देखिए, ऐसा है कि कोई भी सृजन निरर्थक नहीं होता। अच्छा। रचना हमेशा सार्थक हुआ करती है। तो इस तरीके से जिसको आपने निरर्थक कहा, जान लीजिएगा जो इसका तीसरा रूप है वो क्या है? ज्ञान राशि का कोष। अच्छा, क्या होता है कि जो कुछ भी हमें जानकारी हमने इकट्ठा किया तो एक राशि है, एक संग्रह है। अब उसमें जो है आप जानिएगा कि हीरे भी है, मोती भी है, बहुत से कंकड़ पत्थर भी रहेंगे। अच्छा, और लेकिन हमारे यहाँ जो आपका विषय है जिसको व्यापक चर्चा में लोग जो साहित्य कहते हैं, तो दरअसल साहित्य शब्द व्यापक नहीं है। इसका प्रयोग दरअसल अंग्रेजी का एक शब्द आता है लिटरेचर, बराबर। तो लिटरेचर के पर्यायवाची के रूप में हिंदी में हम साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं। लिटरेचर का मतलब ही लिटरेट करना होता है। अच्छा, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये जो लिटरेचर आता है, जो मैंने कहा लिटरेट करना होता है, तो आप यहाँ चौके होंगे, एक प्रश्नवाचक दिमाग में आया होगा कि शुक्ला जी क्या कहना है। यहाँ जो है ये लिटरेचर शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में हो रहा है। एक तो व्यापक अर्थ में। अच्छा, जहाँ क्या आ जाएगा, जहाँ जो हमारे संस्कृत काव्य शास्त्र में कहा जाता है कि हमारा संपूर्ण वांग्मय, मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं, सारा का सारा क्या है, वाणी का सारा विस्तार जो है वो साहित्य के अंतर्गत समाहित हो जाता है। लेकिन हम काव्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं, हम सौंदर्य शास्त्र के भावक हैं, हम साहित्य के पे चर्चा करने वाले हैं। इस बात को जानिएगा कि साहित्येन भाव है जो चर्चा की गई ना, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यहाँ मतलब साहित्य शब्द की जो चर्चा हमारे पास होती है, किसके लिए? संकुचित अर्थ में साहित्य शब्द का अर्थ होता है रसात्मक साहित्य,
भाषा साहित्य आकर के समाहित होता है। यहाँ महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, गीत हो, गजल हो, मुक्तक हो, हाइकू हो, उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, जीवनी, जितना भी हमारा गद्य और पद्य साहित्य है वो आकर के यहाँ समाहित हो जाता है। तो ये सब साहित्य के ही पार्ट आपने सब एक लाइन से गिना डाले? नहीं, ये आपको बताया, ये तो विभिन्न तरह की विधाएं हैं ना। अच्छा, ये जो है क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लिटरेचर को जब हम दो अर्थों में लिए, एक व्यापक और एक संकुचित, तो जिसको संकुचित मैंने कहा, वो संकुचित अर्थ ही दरअसल क्या है कि हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय है। अच्छा, हमारे मौजूद होने का विषय है। तो यहाँ आपसे यही कहा गया कि जो रसात्मक साहित्य, तो रसात्मक साहित्य को मैंने डिफाइन किया और साफ किया आपके सामने बराबर, कि इसका मतलब जो भाषा साहित्य से है कि विभिन्न भाषाओं में, अब चाहे वो गद्य में हो, चाहे वो पद्य में हो, या हाइकू गद्य और पद्य को मिला के नाटक में, सारा का सारा जो साहित्य के अंतर्गत जो है समाहित हो जाता है। लेकिन इस बात को आप शुरू से अंत तक जानिएगा, जो भी रचना या प्रत्येक रचना जो कि मनुष्य का हित साधन करने में समर्थ हो, हमारे जीवन को बेहतरी दे सकती हो, वही साहित्य है। वही साहित्य। चलिए, बहुत बहुत सुंदर समीक्षा आपने साहित्य शब्द की। अब अगर साहित्य को कुछ भागों में विभाजित करना हो तो किस तरह से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि भागों में विभाजित करने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं कह देना चाहता हूं कि जितने भी विभाग हम इसको विभाजित करेंगे साहित्य के, उन विषयों पर फिर हम लगातार निरंतर चर्चा में अपने रखेंगे, ताकि दर्शकों को, श्रोताओं को उन विषयों में विस्तार से जानकारी मिल सके। तो अब हमने चूंकि साहित्य से प्रारंभ किया है, मान लीजिए हिंदी से ही अगर हम मान लेते हैं, हिंदी विषय, हिंदुस्तान है, भारत है, एक भाषा को लेके, तो उस भाषा के साहित्य में कितने, जैसे अभी आपने कहा गद्य कहा, पद्य कहा, दोनों को मिक्स करके आपने नाटक शैली कहा, उसके बाद फिर गद्य के कितने प्रकार हैं, पद्य के कितने प्रकार हैं, नाटक के कितने प्रकार हो सकते हैं, इन सब विषयों पर मैं चर्चा आपसे करता रहूंगा निरंतरता में। फिलहाल आप अगर वर्गीकरण करना हो साहित्य को, तो कितने विभाग में हम बांट सकते हैं? ऐसा है कि विभाजन के बाद तो हम बाद में पहुंचे। अच्छा, सबसे पहले जो हित साधन रचना की बात मैंने की, हाँ, तो दरअसल साहित्य क्या होता है? हाँ, साहित्यकार के आत्मा का संगीत है जो उसके अंतरात्मा से निश्चित होता है, निकलता है, और वही भाषा के माध्यम से व्यक्त होकर के हमारे जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब अच्छा, अगर वो हमें जीवन से जोड़ता है, गद्य और पद्य और चंपू काव्य की जो चर्चा आपसे चली, तो जीवन से अगर जोड़ता है, हमारे काम आता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे साहित्य कह सकते हैं। और साहित्य इतना मजबूत होता है कि वो करता क्या है कि वो अपने विभिन्न कालखंड को, या विशिष्ट काल की जो स्फूर्ति होती है, विशिष्ट काल की जो मांग होती है, उसको वो ले आकर के अभिव्यक्त करता है। और वही जब परिपक्व होता है, तो मुझे प्रेमचंद के शब्दों में अगर हम कहें, तो साहित्यकार जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल, तो बात करते तो विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैचारिक आंदोलनों को खड़ा करने का माध्यम बनता है। जैसे भारत पर्व लिखा गया, तो जो भारत पर्व लिखा गया, तो दरअसल जो उसी का विस्तृत रूप हमारे सामने क्या गया, महाभारत। वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने राम के जीवन का यथार्थ चित्रण किया, क्योंकि राम उनके सामने थे। वाल्मीकि ने उसको देखा, तो राम का इतिहास लिखा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बारीक बात कह रहा हूं, राम का इतिहास लिखा। लेकिन तुलसीदास ने राम के उस चरित्र को लेकर के क्या किया, राम के आदर्श मूल्यों की स्थापना करके, ये कह लीजिए तो अपने समय के बड़े चर्चित, जिसके शासन काल को सर्वोत्तम शासन काल अकबर कहा जाता है, उसके काल की विसंगतियों के खिलाफ, क्योंकि दीन इलाही थे, तुलसीदास वाकिफ थे। आज हम हिंदू और मुसलमान करने वाले लोग जो है दीन इलाही के संदर्भ में जानते भी नहीं, और ये भी नहीं जानते कि नहीं वो कितना खतरनाक था, धार्मिक सहिष्णुता की जो बात करते हैं। तो क्या किया तुलसीदास ने, साहित्य जो हमारे सामने धार्मिक आंदोलन खड़ा करने जा रहा है कि रामचरित मानस आता है। आज आप देख लीजिए कि
15वीं सदी से जब लिखा, 16वीं सदी से लेके आज तक जो है मानस हमारे केंद्र में रहता है। तो जो आपने कहा कि अगला सवाल आपका था कि उसको विभिन्न भागों में बांटते हैं, तो वहां जाने के पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि साहित्य के तत्व क्या है। बांटने के पहले जो है, अगर उसके पास आप गए नहीं, तत्वों पे हमने बात की नहीं, सुंदरता उसकी रह जाएगी, तो बातें जो अधूरी रह जाएगी। तो दरअसल साहित्य में किसका वर्णन होता है, तो मनुष्य के जीवन की अभिव्यक्ति, ठीक है, वो भाषा के माध्यम से व्यक्त होती। जैसा महर्षि वाल्मीकि का मैंने कहा कि वो अपने समय का इतिहास लिख रहे थे, अपने समय को लिख रहे हैं। दूसरी बात, साहित्य करता क्या है, तो ये हमारे मनोभाव को, जैसे कवि या रचनाकार जो सर्जक है, ठीक है, पांचों कलाओं को आप यहाँ ले लीजिए, तो जो सर्जक है, निर्माण करता है, तो क्या करता है, वो उसके मनोभाव को जागृत करता है। जो भावक है आप जैसा, उसके मनोभावों को जागृत करने में सहायक होता है, ठीक है। इस तरीके से ये कह लीजिए कि साहित्य सौंदर्य और आनंद देने के साथ साथ जो है वो हमारी कल्याणमयी भावना को ले आकर के व्यक्त करता है, ठीक है। अभी आपके जवाब में ही 5 कला का वर्णन आया है, तो कला शब्द जो बड़ा रुचिकर होता है हर व्यक्ति के लिए, तो ये 5 कला क्या आप कह रहे थे, कहना चाह रहे थे? नहीं, समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। अभी आपने 5 कला, साहित्य की 5 कलाओं के विषय में कुछ कहा, शब्द में आपके आया 5 कलाएं। अच्छा। हाँ, तो साहित्य की 5 कलाएं क्या हो सकती है? उसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं ये बताइए। एक अच्छा व्याख्यान उसमें हो जाता है। 5 कला आप जानना चाह रहे हैं, हाँ। तो आपको बताते हैं कि ये 5 कलाएं, जो कि जैसा मैंने आपसे कहा ना कि रचना, ये डॉक्टर उमेश की परिभाषा है। अच्छा। रचनाकार के मानस की चरम उपलब्धि होती है। अच्छा। उसी रचना में रचनाकार को हम पाते हैं। हाँ। तो 5 कलाएं जो, एक है वास्तुकला, हाँ। दूसरी मूर्तिकला, तीसरी चित्रकला, चौथी संगीत कला, 5वीं काव्य कला। अच्छा, इस तरह से आपने 5 भाग, जिसमें जिसमें कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ कला जो है, हालांकि 5 कलाएं सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला जो काव्य कला को माना गया, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म होता है। अरे भाई नंदन जी, आपने सुना होगा साहित्य भर्तृहरि क्या है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन है। माने इन कलाओं में अगर कोई इससे विरक्त है या इससे अछूता है, तो निश्चित ही वो मानव समाज का प्राणी नहीं है। समाज में हम हैं तो सौंदर्य बोध तो होगा ही ना, बिल्कुल होना ही चाहिए। खैर भी होगा, खून भी होगा, खुशी भी होगी, सही है, सही, हंसी भी होगी। तो यहाँ यही बात है, अगर साहित्य में, संगीत में और कलाओं में हमारी रुचि नहीं है, तो मनुष्य हो करके भी जो मानवीय संवेदना है, वो संवेदनाएं हमारी मुखर नहीं रहेगी। तो दरअसल यहाँ कला को लेकर के आप निकल गए, इस पे तो 2 व्याख्यान चलेंगे। नहीं, मैं इसको निरंतर बीच बीच में प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उनके प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए भी खोज रहा हूँ। बाकी आपके जो साहित्य का सौंदर्य और आनंद देने के हिसाब से, आप वास्तव में आनंद ही दे रही है आपकी चर्चा। और ये दर्शकों के लिए एक इतिहास, देखिए क्या होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ तो कहीं ना कहीं मैं साहित्य के इस गूढ़ रहस्य तक पहुँच नहीं पाया हूँ। जैसे अभी आपने 5 कलाओं के विषय में कहा, तो मैंने प्रश्न किया क्योंकि मुझे उसका विस्तृत जानकारी चाहिए भी थी, और मुझे लगता है कि जो भी इसके विस्तृत अनभिज्ञता से, माने इसके जानकारी से अनभिज्ञ हैं, उन तक ये पहुँचे इस माध्यम से। तो साहित्य के विषय में आज चूंकि साहित्य की ही चर्चा चल रही है, तो आपकी अभिव्यक्ति और क्या क्या साहित्य विषय को लेके अभी है? देखिए, ऐसा है कि विषय बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे वो विज्ञ हो या अविज्ञ, संवेदनशील हो या असंवेदनशील, साहित्य सबको समाहित करता है, साहित्य सबको आगे लेकर के आगे बढ़ता है। और जहाँ तक सवाल इस बात का, जैसे 5 कलाओं की चर्चा चली और वहां हम गए और 5 पे चर्चा करके लौट आए, दरअसल होता क्या, जो भी कलाकार है उसका सौंदर्य हो, जिस कला का जो पारखी होगा, जिस कला की जिसमें समझ होगी, तो जब उसका सौंदर्य बोध आएगा, तो वही जो मैंने आपसे कहा कि वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला, काव्य कला, ये 5 कलाओं की चर्चा की है।
तो जिस कला का पारंगत होगा अपने उस सौंदर्य बोध को उसी कला में ढालेगा। जैसे डॉक्टर उमेश के पास आएंगे तो इनके पास जब भी जो भी ऐसी सघन संवेदना आएगी तो वो काव्य के रूप में आ जाएगी। लेकिन ये किसी वास्तुकार के पास जाएंगे तो वो इमारत के रूप में आ सकती है, किसी मूर्तिकार के पास जाएंगे तो मूर्ति के रूप में आ सकती है। जैसे मुंबई में हम लोग महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाते हैं, बिल्कुल, और वहां का आप देख लीजिए क्या होता है, जगह जगह जितने पंडाल में जाइएगा गणपति बप्पा के अलग अलग तरह की मूर्तियां दिखाई पड़ती। सारे कलाकारों के अपने आस्था विश्वास और उनका वो सौंदर्य बोध है। तो यहाँ जो है अब सवाल इस बात का है कि सारे पंडालों को, एक उदाहरण में मैं गया गणपति बप्पा के पास, तो वहां जब हम जाते हैं तो होता क्या है कि कलाकार ने, नंदन मिश्र ने जो अनुभव किया, तो अब वो अपनी अभिव्यक्ति को बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ साधनों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, जिन साधनों का उपयोग करते हैं साहित्य में उसी के लिए एक शब्द आता है तत्व। अरे भाई जैसे पानी है तो पानी, अब साइंस के विद्यार्थी इसके लिए वो उदाहरण दिया, उसमें क्या H2O, बिल्कुल, H दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये दो गैसें मिली तो तरल पदार्थ बन गया, पानी आ गया। ठीक वही स्थिति कि सामने जो कला है, जो कृति है, जो रचना है, जो काव्य है, जो वास्तु है, जो मूर्ति है, जो चित्र है, जो संगीत है, वो बना कैसे? बिल्कुल। तो यहाँ जाए इसके चार तत्व हैं, भाव तत्व, बोध तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व, है कि नहीं? अगर हमारे अंदर या चित्रकार के अंदर भाव बोध हो ही नहीं तो फिर कोई कला जन्म नहीं ले सकती, है कि नहीं? तो यही जो भाव शक्ति है ये क्या करती है, वो हमें जो है लिखने के लिए, रचने के लिए प्रेरित करती है, और यही भाव है जो कि पाठकों को पढ़ने के लिए या डॉक्टर उमेश और नंदन मिश्र की वार्ता को सुनने के लिए भी प्रेरित करेगी, है कि नहीं? तो ये भाव तत्व क्या है, ये बड़ी शक्ति है काव्य की। इस बात को आप समझ लीजिए कि आपके अंदर, हमारे अंदर जो कुछ इमोशन है, कुछ सेंटिमेंट है, कैसे वो स्थायी रूप से मौजूद होते हैं। तो हमारे ये भाव भी दो तरह के होते हैं, एक तो जो है क्या स्थायी भाव है, दूसरे क्या है संचारी भाव है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं और सिद्धिविनायक दर्शन कर रहे हैं और आपके पालघर भी घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने भाव बोध को कितने भागों में विभक्त किया और कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? ऐसा है कि जहाँ तक है भावों की चर्चा चलती है तो इस बात को आप जान लीजिएगा कि हमारे यहाँ 9 स्थायी भाव है, उनसे 9 रस की सृष्टि होती है। वात्सल्य को भी एक स्थायी भाव के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो एक वात्सल्य रस आ गया। अच्छा। और यहाँ जो है, जहाँ तक भावों के बात की, तो मैंने आपसे कहा कि एक तरफ मैं सिद्धिविनायक हूँ या फिर दिल्ली, और दूसरी तरफ अलीबाग हूँ, तीसरी तरफ जो आपके साथ नंदन मिश्र के साथ बैठा हूँ, चौथी तरफ इस वार्ता में। ये क्या, ये संचारी भाव, मन में ऐसे अनंत भाव आते जाते रहते हैं, बिगड़ते, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगात, रसात, निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, या अंडरलाइन कीजिए किसको, संचारी भाव को। ये बहुत बदमाश है, ये कभी दरअसल मैं भी चाहता हूँ कि कुशल निपुण एक गुरु अगर मंच पे हैं तो दर्शकों के लिए, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ हमारा नहीं है, एक आम बच्चे का है जो तैयारी कर रहा है हिंदी साहित्य के विषय को लेकर, तो ये सब उनके जनरली भी जो लोग सुनेंगे उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। हाँ जी, संचारी भाव को अंडरलाइन किया आगे। हाँ, मैंने आपसे कहा कि ये जो संचारी भाव है, ये जिसको मैंने कहा कि बहुत बदमाश है, बहुत चंचल है, ये एक जगह रुकता ही नहीं। अच्छा। ये घर का सबसे शैतान बच्चा है, अस्थिर, ये एकदम अस्थिर। लेकिन किसी भी साहित्यकार को साहित्यकार बनाने में, किसी मनुष्य को मनुष्य बनाने में, जहाँ तक डॉक्टर उमेश का विचार है, इन संचारी भावों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाह वाह। क्यों कि ये जगह जगह जो संचरण करता है, विचरण करता है, तो चीजों को क्या करता है, उसके रिएक्शन आते होंगे।
वाह। तो मोटे तौर पर हमारे यहाँ अगर वात्सल्य भाव को लें तो 10 स्थायी भाव होते हैं और उससे जो 10 रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ 9 स्थायी भाव 9 रस की बात होती है, लेकिन यहाँ जो वात्सल्य को मैं जोड़ करके 10वां कह रहा हूँ। इसके अलावा जो है, जहां तक किसी ने 84 कहा है संचारी भाव के लिए, किसी ने उसके लिए जो है 148 कहा है, लेकिन वो संचारी भाव अनंत है। ठीक है, तो बोलिए। नहीं, कहने का मतलब संचारी भाव एक तरह से डेटा कलेक्शन करता है मस्तिष्क में, जो कई प्रकार के होते हैं। नहीं, दरअसल इसका संबंध जो है, अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मनोविज्ञान को पकड़े, तो इसके लिए एक शब्द हमारे यहाँ इमोशन आता है। बिल्कुल। इसके पहले भी शायद जो है उसकी चर्चा आपसे हुई। तो एक इमोशन आता है और एक सेंटिमेंट होता है, दोनों एकदम नजदीक के हैं। बिल्कुल, है कि नहीं? एकदम इमोशन और सेंटिमेंट जो है वो एकदम नजदीक के हैं। और ऐसी स्थिति में यही आलंबन का काम, उद्दीपन का काम और अनुभावन का काम करते हैं। बराबर। और इन्हीं को, जो मैंने एक सूत्र दिया था, विद्वान का नाम मैं दिमाग से स्लिप कर रहा है, विभावा अनुभव व्यवचारी संयोगात रसात व्युत्पत्ति। व्यवचारी शब्द सुन करके हम दुराचार समझते हैं, नहीं। एक का एक के साथ जाना व्यभिचार नहीं है, एक का अनेक के साथ जाना व्यभिचार है। और ये कौन करता है? ये संचारी भाव करता है। अच्छा। ये आलंबन के पास भी जाएगा, उद्दीपन के पास भी जाएगा और ये अनुभावन यही कराएगा। वाह वाह। ठीक है, तो साहित्यकार करता क्या है कि अपने मन के भाव को, अपनी अनुभूतियों को देश, काल, सीमा सबको तोड़ता है। बात कर रहा है 2023 में, हो सकता है कि 5000 साल पहले की कर रहा हूँ, वेदों के समय की कर रहा हूँ, 3500 साल पहले, हो सकता है कि आने वाले 3000 साल बाद की कर रहा हूँ भविष्य में। तो ऐसी स्थिति में अगर भाव नहीं होंगे, भाव तत्व नहीं होगा, तो आखिर साहित्यकार या ये कलाकार, जो 5 कलाएं हमने बताई, वो आखिर तो व्यक्त क्या करेगा ना। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भावनाएं सशक्त हो, भावनाओं में शक्ति हो और शक्ति के साथ उन भावनाओं का औचित्य हो। बिल्कुल। और फिर इसके बाद जो है भावनाएं कैसी हो? स्थिर हो। वाह। और उसमें क्या हो? विविधता हो और पवित्रता का होना और उदात्तता का होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर जो साहित्य भाव साहित्यम जो है वो कैसे खड़ा होगा ना, अगर उसमें औचित्य नहीं है, विशुद्धता नहीं है, स्थिरता नहीं है, विविधता नहीं है, वृत्ति नहीं है, ऐसे गुण जो है अगर नहीं है तो क्या होगा? खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो सहायक होते हैं। अब इन भावनाओं को जस का तस रख दिया जाए तो कोई स्वाद आएगा नहीं। अब यहाँ क्या चाहिए? कल्पना चाहिए। कल्पना चाहिए, क्योंकि कल्पना के रंगों को लेकर के, जैसे चित्रकार अपने चित्र में भरता है, गणपति बप्पा की मूर्ति का मैंने उदाहरण दिया, ठीक वही स्थिति एक सफल साहित्यकार, एक सफल काव्यकार, एक सफल कलाकार जो है वो कल्पना तत्व को उठाता है और कल्पना की मात्रा उतनी होनी चाहिए जिससे कि भावनाओं की उदात्तता और साथ ही साथ कल्पना का अतिरेक ना आ जाए, जिसकी वजह से विश्वसनीयता जो है नष्ट होने लगे। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो है सिर्फ बुद्धि तत्व, तीसरे तत्व की जरूरत है। तो बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम बुद्धि तत्व ये करते हैं, समझे? हाँ जी, हाँ। बुद्धि तत्व ये करते हैं कि ये सीधे सीधे जो विचार है, जो सिद्धांत है, विचारों सिद्धांतों को लेके भाव तत्व के पास जाएगी और ऐसी स्थिति में सही आनुपातिक कलेवर प्रदान करने में, क्योंकि विश्वसनीयता भी नहीं नष्ट होनी चाहिए कल्पना के कारण, भाव तत्व की भावनाओं के ऊपर जरा से भी चोट नहीं आनी चाहिए। मतलब उसकी जो सात्विकता है, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो कोमलता है, उसकी जो खुशबू है, उसका जो एहसास है, जरा सा भी वो क्षतिग्रस्त न हो। तो इसके लिए कौन काम करेगा? बुद्धि काम करेगी। तो बुद्धि क्या करेगी? भाव का साधारणीकरण करेगी, उसके लिए जमीन तैयार करेगी, अब व्यक्त भावों को स्पष्ट करेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब समय जो है अपनी सीमा के तक पहुंच गया है,
इस चर्चा को हम क्रमशः जारी रखेंगे। बहुत सारे आपने प्रश्न हमें दे ही दिए हैं। कल्पना पर भी चर्चा होगी विस्तृत, भावना पर भी विस्तृत चर्चा होगी, और बुद्धि का जो काव्य कला में अगर हम बुद्धि का उपयोग करते हैं तो उस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। और मैं अब समय हो रहा है तो दोस्तों, आज आपने साहित्य के विषय में इतना विस्तृत ज्ञान जाना, सौंदर्य और आनंद। देखिए, साहित्य के विषय में डॉक्टर साहब ने जिस तरह से पूरा एक विस्तार से चर्चा किया, साहित्य शब्द पे ही पूरा एपिसोड किया। आज के जो कार्यक्रम की पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ साहित्य पे हुई। बड़ा ही सुंदर चर्चा। यह क्रम इसी तरह जारी रखेंगे और कल हम अगले इसी विषय पे साहित्य के अभिन्न अंग जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताए कई तरह के, उन पे हम चर्चा लेके पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur NIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।